कश्मीरी पंडित, ये नाम जब भी हम लेते हैं तो यकीन मानिए 90 का वो दशक हमें याद आता है जब कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ कश्मीर में नरसंहार हुआ था। और हम सब जानते हैं कि उस समय राजनेताओं ने क्या किया था। 90 के उस दशक से लेकर 2021 तक का ये सफर कैसा रहा है और क्या कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार मिला या फिर नहीं मिला, आज इसी सब पर बातचीत करेंगे। और सबसे अहम बात, वो दर्द कैसे सह रहे हैं इस पर भी बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के वर्किंग प्रधान और नेशनल स्पोक्स पर्सन राकेश हांडू जी हैं। राकेश जी, 90 का वो दशक जब कश्मीरी हिंदू पंडित पे एक ऐसी सुनामी आई जिसने कश्मीरी हिंदू पंडित को कश्मीर में वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। 1990 से लेकर 2021 तक क्या बदलाव आया है? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना टाइम निकाला है। और क्योंकि आपने 90 से बात की है तो मैं 90 से आपको ये बताना चाहूँगा, जब 90 में माइग्रेशन हुई थी और वहाँ पे त्राहिमाम मच गया था, लोगों को ये पता नहीं था कहाँ जाना है, लोग अपनी जान बचा के निकल रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे गीता भवन में काम किया है अंडर द बैनर ऑफ हिंदू शिवसेना। कृष्ण मनहास जी जो जम्मू के हैं उनको साथ में लेके, ताकि मैं उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे हमको यहाँ सहारा दिया है। और जम्मू के खासकर लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे घर के दरवाजे खोल लिए और हमें वहाँ पे शरण दी। कुछ लोग तो कैंपों में चले गए, तो उस टाइम तो बहुत ही बुरा हाल था। उसके बाद हम लोग यंग थे, मेरी भी उम्र 22-23 साल की थी, हम लोग घर से बेघर हो गए थे, खून हमारा भी गर्म था। हम उस टाइम पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास गए थे कि हमें भी जैसे कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एम्यूनिशन दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, फंड्स दिए जाएँ, ताकि हम जो वहाँ पे लेफ़्ट ओवर है या जो लोग अभी किसी मजबूरी की वजह से नहीं निकल पा रहे थे वहाँ से, उनको वहाँ प्रोटेक्ट करें। लेकिन उस टाइम भी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होने की कोशिश की, धार्मिक एक्सप्लॉयटेशन होने की कोशिश की। उसके बाद मेरे को ऑफ़र आया था सिक्योरिटी फोर्सेस से, तो मैंने वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी में काम किया है जब जगमोहन जी थे वहाँ पे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि बार बार जब भी आप फारूक अब्दुल्ला बात करता है, जो भी बात करता है, फारूक अब्दुल्ला जी उस टाइम पे लंदन भाग गए थे और लंदन से वो ये बयान दे रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने निकाला है। मैं आज ये ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम किया है, ग्राउंड लेवल पे हालात देखे उस टाइम पे वहाँ पे क्या थे। आज अगर कश्मीरी पंडित जिंदा है या वहाँ से निकल पाया, उसके लिए मैं जगमोहन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। लोग बोलते हैं जी जगमोहन ने निकाला है, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ क्या जगमोहन जी घर घर गए थे उस टाइम पे कश्मीरी पंडितों को ये बोलने के लिए यहाँ से जाओ? मैं फारूक अब्दुल्ला से सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का जवाब दे कि वो खुद जब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, जब जगमोहन जी वहाँ पे आए थे, उनकी सरकार बर्खास्त हो गई थी, वो तो खुद लंदन भाग गए थे, हमारे को उग्रवादियों के सामने खुला छोड़ दिया था। तो जगमोहन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम पे, इसलिए जगमोहन का नाम लिया जा रहा है। और वहाँ पे हालात ऐसे थे कि कुछ लोग रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में नहीं निकल पा रहे थे। तो हम एज ए कश्मीरी पंडित वहाँ जाके हम अपने लेवल पे जो कर सकते थे, लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला है। उसके बाद 2008 तक हम लोग स्ट्रगल करते रहे, अलग अलग स्टेट्स में गए, अपनी मेहनत मजदूरी से, अपनी काबिलियत से, ईमानदारी से गुजर बसर किया, तो स्कैटर हो गए, पूरे ग्लोबली स्कैटर हो गए। उसके बाद 2008 तक हमारी एक गुलदस्ता था एक कश्मीरी पंडितों का, वो बिखर गया, पूरे भारत में बिखर गया। कुछ कश्मीरी पंडित तो फौरन भाग गए। वो इसलिए भाग गए कि उसको वो बोलते ना, डूबते को तिनके का सहारा, जिसको बेचारे को उस टाइम पे जहाँ सहारा मिला। मैं अभी राजस्थान में रहा हूँ, वहाँ पे कश्मीरी विस्थापित हिंदू समिति है, वहाँ पे 400-500 फैमिलियाँ हैं, मैं उनका अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ बचपन से, मेरे खून में है, आज भी कर रहा हूँ, इस उम्र में भी कर रहा हूँ। तो आज स्कैटर्ड है, आज आप फरीदाबाद जाइए, आप लंदन जाइए, आप वो कौन सा दुनिया का कौन सी जगह है जहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी कश्मीरी पंडितों ने कभी बंदूक नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा, कभी, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमने अपनी काबिलियत के बलबूते पे अपने पैरों पे खड़े हुए। तो 2006-2008 में हमारी एक ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, जिसके उस टाइम पे काव साहब हैं, बहुत रेस्पेक्टेड हैं वो।
तो उन्होंने एक मंथन किया था, कलकत्ता में एक कनक्लेव हुआ था जहाँ पे ये डिस्कस हुआ था कि जब भी इलेक्शन आते हैं, जो भी आप हालात देख रहे हो, अभी कुछ दिनों पहले देखे होगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे आए, हमारे ही कुछ कश्मीरी हिंदू पंडित वहाँ पे पहुँच गए और उनको मालाएं, दस्तार, पगड़ी, वो एक ड्रामेबाजी करने लग गए। तो यही एक आदमी था जो उस टाइम पे हमें मतलब शील्ड नहीं कर पाया और खुद भाग गया। तो 2008 में हमने फिर ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी इस पर्पज़ से कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो इन लोगों को हमारी याद आती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो 2008 में हमने 17 कैंडिडेट कश्मीर से कंटेस्ट किए थे और ये जानते थे हम लोग कि हम लोग वहाँ नहीं जीतेंगे, कि जिन लोगों ने हमें वहाँ से भगाया वो हमें वोट तो डालेंगे नहीं। तो हमारा जो टोटल वोट कंसंट्रेशन था वो था कि हम कश्मीरी माइग्रेंट वोट जो हैं, कि अगर वहाँ पे हुर्रियत ने उस टाइम पे कॉल दिया था बाइकआउट का, तो हमने बोला अगर हमारे कुछ चुनिंदे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाएँ वहाँ पे वो आप समाज के लिए लड़ सकते हैं, और तो कोई आवाज़ है नहीं, हम तो सड़कों पे जा नहीं सकते हैं, पत्थर मार नहीं सकते हैं, या हम लोग जैसे किसान आंदोलन पे बैठे थे पिछले 1 साल से हम बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार हमने पालने हैं अपने घर, और हम लोग पीसफुल लविंग कंट्री या नेशनलिस्ट लोग रहे हैं, बचपन से रहे हैं, या हमारी 7 पीढ़ियाँ नेशनलिस्ट रही है कश्मीर में। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसके बाद कुछ हालात की वजह से, क्योंकि हम स्कैटर्ड थे, अलग अलग जगहों पे थे, तो हम लोग ये पॉलिटिकल पार्टी को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। तो पीछे जब ये एक उन्हीं लोगों को महबूबा को, फारूक अब्दुल्ला को, और क्या नाम है, हुर्रियत के साथ जो था सज्जाद लोन, कुछ टाइम से वो पता ना 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली, अब वो बीजेपी का गोद में आके बैठ गया। पीडीपी का जो हमारे क्या नाम है आज कलाम अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, वो दोनों 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हज करने निकले हैं, जिनको कश्मीर में बी पार्टी और बीजेपी बोला जा रहा है। अब वो बन गए नेशनलिस्ट। तो कश्मीरी जो नेशनलिस्ट है जिसने अपना घर बार छोड़ा वो बीजेपी को भूल गया। तो 2000 कभी ख्याल नहीं आता मन में कि वापस भी जाना है हमें, क्योंकि हमारा घर वहाँ था, हमारी ज़मीनें वहाँ हैं, तमाम वो चीज़ें जो बचपन से हम देखते आए हैं वो सब वहाँ रह गई, कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएंगे। क्योंकि देखिए पिछले 70 साल से सरकारें आई, सरकारें गई, हर एक सरकार यही कहती गई कि आपको कश्मीरी हिंदू पंडित को वापस वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। किस सरकार पर भरोसा है? देखो, मैं आज आपको स्पष्ट करके बोल रहा हूँ अपने समाज के बिहाफ पे, जो मैंने समाज के लिए, मेरी आदत है मैं खुला बोलता हूँ और साफ बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। हम लोग 2014 तक निराश थे, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, भाई सरकारें आई, कई सपने दिखाए, कई चीज़ें हुई। तो 2014 में जब मोदी जी ने पहला मैनिफेस्टो दिया था, जो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है कि उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि कश्मीरी पंडितों को मैं एक सैटेलाइट टाउन वहाँ पे बनाऊंगा और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे मैं वापस रिहेबिलिटेट करूँगा। तो कश्मीरी पंडितों में एक आशा जग गई थी। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 में इलेक्शन आया, कश्मीरी पंडितों का उसमें नाम नहीं था। और सबसे बड़ी निराशा की बात यह है, मैं अभी गूगल कर रहा था कि लद्दाख को इन्होंने, जहाँ की आबादी अगर आप लेह और करगिल को मिला के चलो 2,70,000 है, और उनको आपने यूनियन टेरिटरी दे दी। अभी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब, जितने भी यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको आपने दिया, उसका मैं हार्दिक वेलकम करता हूँ। वो भी हमारी तरह से बेचारे पिछड़े लोग हैं, उनको आज तक हक नहीं मिला। ये बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये बताइए कि जो कश्मीरी विस्थापित 4.5 लाख की हमारी आबादी है, हम लोग कहीं जगह पे हमारा सेंसस हुआ नहीं है, तो उनको इग्नोर किया गया। आपने 2011 के सेंसस के ऊपर ये अभी कश्मीर को 1 और जम्मू डिवीजन में 6 सीटें दी हैं, तो कश्मीरी पंडित कहाँ स्टैंड करता है? इससे आप राकेश जी, इससे आप सहमत नहीं हैं कि जम्मू को 6 सीट्स मिली और कश्मीर को 1 सीट मिली? सहमत नहीं इससे? मेरा इसमें एक ही कहना है कि ये एक अनडिस्प्यूटेड, आप जम्मू को 6 के बजाय में अगर 1 भी देते और कश्मीर को 6 देते तो जम्मू वाले नाराज़, जम्मू को आपने 6 दे दी, कश्मीर को 1 दे दिया तो कश्मीर वाले नाराज़। तो इसका एक ही समाधान है, जैसे आपने लद्दाख को, जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2.7 लाख है, वहाँ पे आपने यूनियन टेरिटरी दे दी है। हमारी पहले से ही मांग रही है, या तो हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन दे दिए, रिजर्व सीटें दे दीजिए, जैसे असम में है जिसको हम बोलते हैं असेंबली इन एग्जाइल, क्योंकि हमारी कम्युनिटी स्कैटर्ड है, तो वो जहाँ है वहाँ से वोट डाल सकते हैं, अपना प्रतिनिधि वो चुन सकते हैं। या इसका एक उदाहरण ये है कि हमारे को वहाँ पे सैटेलाइट टाउन दी जाए, जो मैंने पीछे एक मेमोरेंडम भी दिया था जब मैं डिलिमिटेशन कमीशन को मिला था, उनको हमने इसमें ये सोल्यूशन भी दिया था साथ में
कि आप एक काम कीजिए, हमारे लिए वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी क्रिएट कीजिए, या हमारे को एक, जिसको हम पन्नून कश्मीर बोलते हैं, सेपरेट होमलैंड दे दीजिए हमें, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से चुन के भेजेंगे। अगर आप हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं कर रहे हो, हम ये बात से तो वेलकम कर रहे हैं कि जम्मू को आपने 6 सीटें दी है, लेकिन अल्टीमेटली जब टोटल की बात आ रही है वो वही बात होती है, कश्मीर में 47 और जम्मू में 43। मतलब बात तो वही हो गया, ये तो वही हो गया, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई। तो ये ड्रामेबाजी सिर्फ इसी बात के लिए, जो ये छाती ठोक ठोक के बोल रहे हैं 50+, मिशन 50+, बांगड़े हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, ये 50+ तो कभी हो नहीं सकता है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी जम्मू से पूछता हूं कि जब आपको दी गई 43 है तो 50+ के सपने कौन देख रहे हो आप चाहे सजाद लोन पे बैंक करो, जिसको बी पार्टी बोलते हैं, चाहे आप आम आदमी कौन सा वो अपनी पार्टी के बुखारी पे करो, उनकी खुद की जमानतें जब्त होने वाली हैं। आप लोगों के बयान देखो वहां पे। राकेश जी, हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीरी लोगों के अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया तो वो ज्वालामुखी फटेगा और पूरे हिंदुस्तान को अपने साथ बहा के ले जाएगा। क्या वो ज्वालामुखी कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा ताकतवर है? ये ज्वालामुखी तो इनकी 1990 से ही चली जाती है, जब इन्होंने 1987 में राजीव गांधी के साथ एकॉर्ड किया था। आज जो कश्मीर में हालात हैं उसके लिए तो मैं फारूक अब्दुल्ला को ओपनली आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि जब आपने राजीव गांधी के साथ एकॉर्ड किया था तो मोहम्मद यूसुफ शहीद सलाउद्दीन कैसे बन गया? जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वहां पे क्रिएट हुई थी उस टाइम पे, वो क्यों हुई थी? इसका जवाब दे पब्लिक को। गन क्यों आया? मोहम्मद यूसुफ शहीद सलाउद्दीन कैसे बन गया? एमओयू क्या था वहां पे? ये 97 में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो सेंटर में लोग बैठे हैं और जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं हमारे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस को, वो ग्राउंड रियलिटीज पे कभी भी बात नहीं करते हैं। आज तक बताओ, इनसे ये सवाल पूछा जाए, जब 1987 में आप वहाँ पे राजीव गांधी और वो एकॉर्ड हुआ था, जिसको हम राजीव फारूक एकॉर्ड बोलते हैं, उसके बाद ही तो वहाँ पे त्राहिमाम शुरू हो गया, बंदूक वहाँ से आ गई, पाकिस्तान से आ गई, वो मौके की तलाश में थे। अब ये ज्वालामुखी की बात करें, लोगों को भड़का रहे हैं। कल ही मैंने एक वायर टीवी इस पे देखा, ये तो रो रहे हैं वहाँ पे, और ये जाके इनके कहीं भाषण आप कश्मीर में देखो, हुर्रियत को बोलते हैं ये आग जलती रहनी चाहिए। इनकी तो पॉलिटिक्स, दुकानदारी यही है। इनके यहाँ 370 का दर्द नहीं, इनके यहाँ दर्द ये है कि इनकी दुकान बंद हो गई। इनको सबसे बड़ा, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे ये हो, अब महबूबा जी बड़ी बड़ी बातें करती है, कंपेनिंग कर रही है। अब महबूबा जी के जो फादर थे वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, जब हमारा पलायन हुआ वहां से, उनको नहीं क्यों नहीं ब्लेम करते? वो तो सेंटर में थे उस टाइम पे। आज जगमोहन को आप ब्लेम करते हो कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला। राकेश, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, समस्याएं सब गिनाते हैं, इलाज कोई नहीं बताता। बीमारी डॉक्टर भी बीमारी बताएगा, इलाज डॉक्टर ही देगा, तो क्या इलाज है? समस्या का समाधान क्या है? कैसे कश्मीरी हिंदू पंडित जो है वो एक बार फिर से कश्मीर, यानी कि अपने घर में, जिसको आप लोग पनून कश्मीर कहते हैं, वहां पर जाकर स्थापित होगा? मेरा इस आपके वीडियो के माध्यम से अपने समाज से, कश्मीरी जो पंडित हैं पूरे ग्लोबली हैं, उनसे एक निवेदन है कि 2008 में जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, वो इसीलिए बनाई गई थी, जो आज हालात है 13 साल के बाद भी, चाहे मोदी जी की सरकार 2014 में आई, आज भी हालात वही हैं जो आज से 13 साल पहले थे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी हमने इसीलिए बनाई है, ये मेरी पार्टी नहीं है, ये हमारे जो कन्वीनर है मिस्टर मट्टू, जिन्होंने बनाई थी, या दीवानी साहब थे, वो तो अब एक्सपायर हो गए, उन्होंने भी फ्रस्ट्रेट होकर ये पार्टी बनाई थी, क्योंकि हमको पॉलिटिकल पार्टियों ने आज तक एक्सप्लोर किया है। जब भी कश्मीर की बात आती है तो कश्मीरी पंडितों को, चाहे आप टीवी चैनल्स पे देखो, चाहे आप कहीं भी देखो, चाहे अवार्ड वापसी गैंग खड़ी हो जाती है तो हमारे कोई एंकर बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनको बुलाया जाता है, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे आप टाइम्स नाउ हो। असली मुद्दा डिस्कस करने के लिए मेरे जैसे लोगों को बुलाओ, जिसने गवर्नमेंट ज़मीन पे काम किया है, जिसने एंटी मिलिटेंसी में काम किया है, जिसने 2008 में इलेक्शन लड़ा है वहाँ पे, जो आज भी ग्राउंड पे काम कर रहा है। आप उन लोगों को बुला रहे हो जो कश्मीर में कभी गए नहीं, जो कभी पैदा हुए नहीं, जिनको कश्मीर के बारे में पता ही नहीं, वो किताबें पढ़ के क्या बताएंगे? जो दर्द मैंने देखा है वो उन्होंने नहीं देखा है। आज हमारी ही कुछ कश्मीरी पंडित जोनोसाइड अमेरिका में बेच रहे हैं जी। अरे अमेरिकन को क्या है, वो तो अफगानिस्तान से भाग गए, उन्होंने तो अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, वो तो अपनी राजनीति चला रहे। आप वहां पे स्क्रीनिंग कर रहे हो, ट्विटर पे डाल रहे हो, सोल्ड आउट, हमारा जेनोसाइड बेच रहे हो आप। क्या होना है? अपनी लड़ाई लड़नी है, आप अपनी पार्टी को स्ट्रांग करो, हम लड़ेंगे आपके लिए, आप आइए सामने। आज कश्मीर में अगर हमारे 70,000 1 लाख वोट है, आप हरियाणा से देख लीजिए, हरियाणा में क्या हुआ?
कैसे हमारे वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया, 10 सीटें कैसे निकाली उसने, और बीजेपी को घुटने टेकना पड़ गया और उसको डिप्टी सीएम देना पड़ गया। आज कश्मीरी पंडित को अपनी वोट की ताकत जिस दिन रियलाइज होगी जम्मू कश्मीर में, चाहे 70,000 वोट है, वी कैन बी द किंग मेकर्स, वी कैन बी द गेम चेंजर्स इन जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। ये हम लोगों को, कश्मीरी पंडितों को मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, छोड़िए बीजेपी। अब आप अभी भी समझ नहीं आती है तो कहते ना अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चलिए देखिए, राकेश हांडू कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तमाम कश्मीरी हिंदू पंडितों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए एक साथ मिलकर ये जंग लड़ते हैं, सियासत में उतरते हैं और आने वाले समय में वापस कश्मीर चलते हैं। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।